Let us start session 3 of chapter 7, Control and Coordination. In last two sessions, we have studied about animals, control and coordinate in animals. Today we will start the control and coordination system in plants. How does this coordination and control happens? So let us start coordination in plant. Animals have a nervous system for controlling and coordinating the activities of the body. But a plant have neither a nervous system nor muscles. Right? Exactly. प्लांट के पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है, मतलब ब्रेन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है और मसल्स भी नहीं है, तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कैसे करते होंगे? So how do they respond to stimuli? When we touch the leaves of a chui mui, the chui mui is the name of the plant, the sensitive or touch me not plant of a mimosa family. They begin to fold up and droop. तो कभी भी आप ये चोई मुई प्लांट, मतलब आप टच मी नॉट भी बोल सकते हो कि कभी भी ये टच मी नॉट प्लांट्स को आप टच करते हो, अब आपने देखा कि उसको टच कर रहे हैं तो देखो सडनली अपने लीव फोल्ड कर रहा है, राइट? तो ये एक सेंसिटिव प्लांट है, ये मूवमेंट हुआ एक टाइप का, ठीक है? When a seed germinates, the root goes down, the stem comes up into the air. ये हमें पता है कि जब भी एक सीड में से एक बड़ा सा प्लांट ग्रो होता है, बड़ा सा ट्री ग्रो होता है, तो उसके रूट से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, मूव करते हैं, एंड जो स्टेम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. What happens? होता क्या एक्चुअली? Firstly, the leaves of the sensitive plant move very quickly in a response to touch. ये हमें पता है, अभी देखा हमने इमेज, हम टच करते हैं तुरंत ही वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं. There is a no growth involved in this moment. ये तो हमने समझा कि ग्रोथ हो रहा है तो रूट बढ़ रहा है, स्टेम बढ़ रहा है, बट यहाँ पे हमने जब टच किया तो क्या वो ग्रोथ था? इट वॉज नॉट एग्जैक्टली ग्रोथ, फिर भी वो मूवमेंट दिखाया उसने. ओके, तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे. On the other hand, the directional movement of a seedling is caused by growth. डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब ये जो प्लांट्स ग्रो हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, रूट से वो नीचे डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, तो वो ग्रोथ के कारण हो रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ. इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट. उसको हम ग्रो नहीं होने देंगे, सनलाइट नहीं देंगे, वाटर नहीं देंगे, ठीक है, तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा. ग्रो नहीं हुआ तो मूवमेंट भी नहीं दे पाएगा. ओके, सो प्लांट शो two different types of movement. One dependent on growth. ग्रोथ के ऊपर जो डिपेंड करता है ऐसा टाइप का एक मूवमेंट होगा उनका. जैसे प्लांट बड़ा हो रहा है, रूट्स बड़े हो रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, ये सब ग्रोथ हो रहा है, ठीक है. तो ये एक मूवमेंट जो होगा वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है. एंड अदर वन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ से उसका लेना देना नहीं है. जैसे हमने अभी मीमोसा प्लांट, मतलब ये चुई मुई प्लांट को टच किया, ऑटोमेटिकली उसके लीव्स है वो फोल्ड होने स्टार्ट हो गए. So that is one kind of movement. Okay, so there are two type of movements shown by plants. One dependent on growth and other independent of growth. Immediate response to the stimulus. स्टिमुलस हमें पता है कि जो एनवायरमेंट में चेंज है उसका रिएक्शन कैसे होता है, बॉडी कैसे देता है, उसको बोलते हैं स्टिमुलस. तो लेट अस सी, let us think about the first kind of movement, such as that of sensitive plant. Since no growth is involved, the plant must actually move its leaf in response to touch. यहाँ पे जो हमने फर्स्ट वाला जो केस देखा, सेंसिटिव मिमोसा प्लांट चुई मुई वाला, उसके अंदर जब भी हम टच करते हैं लीफ को तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है एंड वो फोल्ड हो जाता है. तो वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है. बट देर इज अ नो नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू भी नहीं है अंदर, नॉर एनी मसल टिश्यू, ये कुछ भी प्लांट्स के अंदर नहीं है. तो वो अपने आप को फोल्ड कैसे किया उसने?
how does the plant detect the touch and how does the leaves moves in the response. ये लीव मूव कैसे हुए रिस्पॉन्स में, उसको टच कैसे पता चला कि किसी ने मुझे टच किया है. तो all these things we are going to study now. If we talk about where exactly the plant is touched and what part of plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. तो एक्चुअली हमें टच करते हैं सिर्फ एक पार्ट पर, एक लीफ पर, एंड पूरा जो ब्रांच होता है लीफ का वो सब लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, जो आपने अभी देखा. ओके, तो ये एक पॉइंट पर टच फील होता है, तो बाकी सब क्यों हो जाता है? सो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. So information that a touch has occurred must be communicated. तो किसी ने बताया होगा, किसी ने ट्रांसपोर्ट किया होगा पहले लीव ने दूसरे को कि हाँ किसी ने मुझे टच किया, तो दैट ऑटोमेटिकली वो भी फोल्ड होने लग जाएगा. ऐसे ही ये मैसेज पास हुआ होगा एक लीव से दूसरे लीव पे एंड आगे. The plant also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell. But unlikely in animals, there is a no specialized tissue in plants for conduction of information. तो प्लांट्स के अंदर भी ऐसे इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स पास होते हैं, फ्लो होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में. बट जैसे एनिमल्स के अंदर टिश्यू है, न्यूरॉन्स है जो इंफॉर्मेशन पास करते हैं, प्लांट्स के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स नहीं है. गॉट इट? तो वो पास कैसे होता होगा? सिग्नल पास हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल, तो कैसे हो रहा है? फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर द मूवमेंट टू हैपन. तो एनिमल्स में ये मूवमेंट कैसे होता है कि कभी भी ये सिग्नल पास होता है तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपांड होते हैं, एंड इसीलिए हमारा लेग है, हाथ है, आगे पीछे मूव करते हैं या फेस आगे पीछे मूव करते हैं, राइट? तो ये मसल्स का मूवमेंट हो रहा है. एक्चुअली ये सिग्नल्स पास होके मसल्स को पास कर रहे हैं ये सिग्नल, एंड वहां पे मसल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होके मूवमेंट दिखाता है. Instead of specialized proteins found in animal muscle cell, plant cell change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking, and therefore is a changing shapes. तो जैसे एनिमल्स के अंदर न्यूरॉन्स थे, मसल्स थे जो हेल्प कर रहे थे मूवमेंट में, प्लांट्स के अंदर तो ऐसा है नहीं, मसल्स नहीं है, न्यूरॉन्स नहीं है, टिश्यूज नहीं है, मसल टिश्यू. तो वो सिर्फ अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करके, इट इज चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर, एंड फिर वो स्वेलिंग मतलब ओपन होना या फूलना, या फिर श्रिंकिंग ऐसे फोल्ड होना या छोटा हो जाना, उसमें कन्वर्ट करता है. वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा तो बड़ा दिखेगा, वो खुलेगा, एंड वाटर का अमाउंट, वाटर खींच लिया, मान लो कि ये जो आपको मिमोसा प्लांट दिखाया अभी टच किया और सब फोल्ड हो गए, तो उसमें क्या हुआ आपको समझा दूं कि जब जहां पे भी आपने टच किया तो वहां से वाटर निकल गया, पीछे के डायरेक्शन में गया, सक कर लिया, पीछे जो मेन ब्रांच है उसने सक कर लिया, तो वहां पे वाटर कम हो गया, जिसके कारण उसका वो जो कम्युनिकेशन मैसेज है वो बाजू के लीव्स में पहुंचा. ऐसे करते करते एंड तक ये मैसेज जाता है और सब जगह से वाटर पीछे आ जाता है, इसीलिए सब लीव्स बंद हो जाते हैं. फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वाटर लेवल से वापस लीव्स के पास आने लगता है, इसलिए धीरे 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 लीव्स सब ओपन हो जाएंगे. अब समझ में आया होगा आपको कि ये लीव्स क्लोज एंड ओपन कैसे होते हैं. मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. Some plants, like a pea plant, climb up other plants or fences by means of tendrils, and these tendrils are sensitive to touch. टेंड्रिल्स मतलब ये आपने देखा होगा ऐसे टाइप का एक स्ट्रक्चर, जो ये रिंग स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम टेंड्रिल्स. तो कभी भी ये जो ग्रोथ हो रहा है, जैसे जैसे आजू बाजू कोई भी चीज हो सपोर्ट होगा, तो जो ये क्रीपर्स उसमें ये टेंड्रिल्स ज्यादातर होते हैं. तो ये टेंड्रिल्स
उसका सपोर्ट लेके फिर बाद में वो ग्रो होने लग जाता है। अंडरस्टूड? When they come in contact with any support, the part of a tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज आपको समझ में आएगी अब। when they come in contact with any support, कोई भी सपोर्ट के कांटेक्ट में आएंगे तो द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होगा, मान लो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, वो डज नॉट ग्रो एज रैपिडली, और ज्यादा स्पीड में नहीं ग्रो करेगा, एज द पार्ट ऑफ अ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो टेंड्रिल का जो अवे वाला पार्ट है, दूर वाला पार्ट, वो ज्यादा स्पीड में ग्रो होगा इन शॉर्ट। ठीक है, और ये बहुत धीरे धीरे ग्रो होगा, मतलब ये पूरे प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा। This causes tendril to circle around the object and thus cling to it. More commonly, plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction. यानी धीरे धीरे ये टेंड्रिल जो है वो ऑब्जेक्ट के सराउंड घूमने लगेगा एंड वो एकदम स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा। ओके, एंड फिर होल्ड करने के बाद ये प्लांट धीरे 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 ग्रो करेगा। because this direction is because this growth is a directional, it appears as if a plant is moving। एंड ये ग्रोथ डायरेक्शनल है, ऊपर के डायरेक्शन में ही ग्रोथ होता है हमेशा, तो ये जो प्लांट है हमें ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसा दिख रहा होगा। या फिर मान लो कि कोई क्रीपर्स है तो वो लैंड के ऊपर किसी का सपोर्ट लेके आगे जा रही है, ऊपर चढ़ रहे है, तो हमें लगेगा कि क्रीपर मूव कर रहा है। So now we will study one by one the different type of growth। तो अलग अलग ग्रोथ है वो अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज फोटोट्रोपिज्म। तो आपको चैप्टर 1 में मैंने समझाया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटो मतलब लाइट होता है, फोटोट्रोपिज्म फोटोलिटिक रिएक्शन ऐसा भी समझाया था। हियर स्टिमुलस इज लाइट, मतलब यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा वो सनलाइट या लाइट के कारण होगा। ठीक है, लाइट एक हमारा चेंज है एनवायरमेंट के अंदर एंड उसके कारण प्लांट्स का एक पर्टिकुलर मूवमेंट होगा। shoots respond by bending towards light while root respond by bending away from light। तो ये फोटोट्रोपिज्म एक ऐसा मूवमेंट है प्लांट्स का जिसमें प्लांट्स का शूट है, शूट मतलब ये ग्राउंड में, ग्राउंड से ऊपर जो होता है पूरा पार्ट प्लांट का वो शूट होता है। तो शूट विल मूव टूवर्ड्स लाइट। देखो यहाँ पे लाइट के पास ही जाएगा। यहाँ पे सनफ्लावर आपने देखे होंगे कि सन को जो भी डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन में वो फेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। मतलब जो रूट रूट है वो अवे फ्रॉम द लाइट, नीचे के डायरेक्शन में रूट्स ग्रो हो रहे हैं, यू कैन सी ये नीचे के डायरेक्शन में, एंड जो प्लांट है पूरा वो लाइट के डायरेक्शन में जाएगा, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। अंडरस्टूड? नाउ कम्स जियोट्रोपिज्म। तो हियर स्टिमुलस इज द ग्रेविटी, मतलब यहाँ पे ग्रेविटी टोटली डिपेंड करेगा। तो ग्रेविटी की तरफ एक चीज जाएगा और अपोजिट द ग्रेविटी दूसरा चीज जाएगा। तो यहाँ पे रूट ऑफ द प्लांट ग्रो डाउनवर्ड टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो यहाँ पे रूट, आप ऐसे भी प्लांट कभी भी आप ग्रो करोगे तो उसका उसका जो रूट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है एंड उसका जो प्लांट है वो अवे फ्रॉम द ग्राउंड जाएगा, वो है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। दिस इज अ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। मतलब जो भी ग्रेविटी के साथ चल रहा है वो पॉजिटिव, ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है वो है नेगेटिव। अंडरस्टूड? तो here you can say root of the plant grow downward towards gravity whereas the shoot grows upward against the gravity। अंडरस्टूड? ये shoot ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है एंड ये रूट ग्रेविटी के साथ जा रहा है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर,
इन हाइड्रोट्रॉपिज्म स्टिमुलस इज वाटर, मतलब जो साइड उसको वाटर मिलेगा उस साइड एक पर्टिकुलर पार्ट ग्रो होगा और उसके ऑपोजिट एक दूसरा पार्ट ग्रो होगा। रूट ऑलवेज ग्रोज टुवर्ड्स वाटर, तो जहां पे भी वाटर होगा, यहाँ पे मान लो कि देयर इज नो वाटर इन दिस पार्ट, ओके, यहाँ पे हम उसको वाटर डायरेक्टली दे रहे हैं तो वो वाटर के तरफ ही, मतलब वो नीचे, ये वाटर जो है नीचे धीरे 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 नीचे के डायरेक्शन में ही जाएगा वाटर, ओके। तो इसीलिए ये जो रूट्स है वो नीचे के डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हैं, ये तीसरा पार्ट है। फिर बाद में यहाँ पे देखो ये वाटर इस साइड ज्यादा है, इस साइड थोड़ा कम है, तो स्लोली रूट विल बेंड टुवर्ड्स द वाटर एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हुआ, ओके। और ये जो दूर जा रहा है ये वाला पार्ट वो है नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। And the last one is the chemotrophism. The movement in response to chemicals stimulus is called chemotrophism. Chemicals मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे पोलन ट्यूब्स की, पोलन ग्रेन्स की। Growth of pollen tubes towards ovules, where ovule produce chemicals for the growth and passage of pollen tube. मतलब यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है वो किसके तरफ ग्रो होता है, तो जहाँ पे ओवरीज होती है, जो ओव्यूल्स होते हैं, वहां पे ये पोलन ट्यूब उसके तरफ ग्रो होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये पार्ट छोटा सा है, ये ओवरी एग है, ओव्यूल्स है, उसके साइड ये पोलन ट्यूब्स ग्रो हुए, सब उसके साइड जा रहे हैं पोलन ट्यूब्स, ओके। यहाँ पे एक्चुअली पोलन ट्यूब ये एक अकेला है, ये सब एंथर्स है, तो पोलन ट्यूब उसके तरफ ही जाएगा। गॉट इट? नाउ मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पे जो आगे हमने चार देखे पार्ट वो सब ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है फिर भी ये सब मूवमेंट्स होंगे। As the no growth is involved, so plants move by changing the shape of the cell. वो सेल का शेप चेंज करके अपने आप को मूव करेंगे। In a sensitive plant, plants move its leaves in response to touch. ये अब ऑलरेडी हमने चुई मुई में देखा। The movement takes place at a point different from the point of touch. ये दूसरा टाइप का मूवमेंट है, हमने टच किया था एक पॉइंट पर एक ही लीफ को, ये पूरा मूवमेंट ट्रांसफर हुआ दूसरे पॉइंट तक। सो दिस इज अ इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। सम सेल चेंजेस शेप by changing the amount of water in them, and as a result the cell either shrink or swell and therefore change shapes. कोई कोई लीव्स ऐसे होते हैं कि अपने अंदर वाटर का कंटेंट बढ़ाते हैं कम करते हैं, बढ़ाएंगे तो उसके अंदर साइज है वो बड़ा होगा, वाटर कम हो जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएंगे, दब जाएंगे, अंडरस्टूड, छोटे हो जाएंगे साइज। नाउ हार्मोनल सिस्टम इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स भी होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स मतलब इन शॉर्ट केमिकल्स एक टाइप के जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जनरली हार्मोन्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टिमुलस है, हार्मोन्स है, वो हमें प्रॉपर ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट में यूजफुल रहता है। We'll start with auxin. It is one of the hormones present in the plant. Now let us see how this auxin helps the plant in growth, development and response. A plant hormone synthesized at shoot tips and helps the cell to grow longer. तो ये ऑक्सिन जो नाम का हार्मोन है वो प्लांट के शूट के ऊपर, शूट मतलब जो हमें पता है कि लैंड के ऊपर वाला पार्ट वो शूट बोलते हैं, उसके टिप्स के ऊपर होता है ये, ओके। एंड उसके सेल को ग्रो करने में हेल्प करेगा, ग्रो लॉन्ग मतलब लॉन्ग बनाएगा सेल्स को। When a plant detect light, auxins are synthesized. मतलब जब भी प्लांट्स को लाइट मिलता है तो ऑक्सिन वो बनने लग जाते हैं। एंड व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द शूट, ऑक्सिन्स डिफ्यूज टुवर्ड्स द शेडेड साइड ऑफ द शूट।
मतलब जो साइड लाइट आ रहा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सन है, ये सन है, यहाँ पे एक प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो सन का लाइट इस साइड आ रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे होंगे, बहुत सारे ऑक्सीजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, वो ऑक्सीजन सब एक साइड चले जाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझा दूं प्रॉपरली। लाइट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले रेंडमली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, फिर ये धीरे धीरे सब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये छांव के साइड पे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और यहाँ पे सब ऑक्सीजन चले जाएंगे। अंडरस्टूड? तो शेडेड साइड, the oxygen diffuses toward the shaded side of the shoot, shaded side छांव में आ जाएंगे। Concentration of oxygen in the shaded side stimulates the cell to grow longer, and फिर बाद में जो जो ऑक्सीजन का काम क्या था कि सेल को वो लंबा करना, तो ऑक्सीजन पहले लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब छांव के साइड सब ऑक्सीजन आ जाएंगे, एंड फिर बाद में उसको बड़ा कर देंगे, वो साइड साइड को on the shaded side of the shoot, and thus plant appear to bend towards light, and इसीलिए जो प्लांट है एक साइड यहाँ पे, एक साइड जो सेल्स है वो बड़े होते जा रहे हैं और यहाँ पे छोटे ही है, क्योंकि ऑक्सीजन सब है वो यहाँ पे आ गए, तो क्या होगा एक पॉइंट के बाद ये प्लांट ऐसे लाइट की तरफ, यहाँ से सन आ रहा है तो लाइट की तरफ बेंड होने लगेगा, जो अभी हमने फर्स्ट देखा फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म किसके कारण होता है? ऑक्सीन हॉर्मोन्स के कारण। और समझ में आ गया होगा कि क्यों प्लांट लाइट की तरफ बेंड होता है। तो ऐसे आपको समझा दूं यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो पहले होता है कि ऐसे ही है, यहाँ पे ये सब मॉलिक्यूल्स है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे लाइट आ रहा है इस साइड से, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सब ये डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं, ये डायरेक्शन में, और फिर एक पॉइंट के बाद यहाँ पे सनलाइट आ गया पूरा, तो सब ऑक्सीजन ये साइड आ गए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे लंबे हो रहे हैं ये सेल्स, एंड यहाँ पे छोटे ही है, तो क्या हो रहा है एक साइड बेंड हो रहा है लाइट की तरफ। अंडरस्टूड? तो इसीलिए हमेशा प्लांट जो होते हैं वो लाइट की तरफ ही बेंड होते हैं। नाउ द सेकेंड हार्मोन, दैट इज अ गिबरलिंस। प्लांट हार्मोन गिबरलिंस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। अब ये स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करेगा। पहले ये छोटा है, धीरे धीरे स्टेम बड़ा हो रहा है और थिक हो रहा है, यहाँ पे स्टेम नहीं है, फिर स्टेम आ रहा है, फिर बाद में यहाँ पे प्रॉपरली एक प्लांट ग्रो होने का सीडलिंग बन गया है। ओके, सो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ गिबरलिन इज। गिबरलिन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। साइटोकिनिन्स, दिस हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन। मतलब सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, एंड जब डिवाइड होंगे तब साइज बड़ा होगा, ग्रोथ होगा। एंड कॉन्सेंट्रेशन इज हाई इन फ्रूट्स एंड सीड्स। तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट है साइटोकिनिन्स का वो फ्रूट्स के अंदर, सीड्स के अंदर होगा, क्योंकि फिर बाद में उसके अंदर इतना मतलब सेल डिवीजन होना चाहिए जिससे वो प्लांट एक बड़ा सा ग्रो हो पाए। ओके, तो इसीलिए साइटोकिनिन हार्मोन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स एंड सीड्स के अंदर होगा। गॉट इट? एंड ये हेल्प करता है सेल डिवीजन के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ के लिए, इन शॉर्ट। एब्सिसिक एसिड, अनलाइक ऑक्सीन, गिबरलिंस एंड साइटोकिनिन्स, मतलब ये ऑक्सीन है वो ग्रोथ के लिए काम करता था, ठीक है, लाइट की तरफ प्लांट्स ग्रो होता था। फिर बाद में गिबरलिंस, तो वो भी स्टेम का ग्रोथ दे रहा था। साइटोकिनिन तो सेल डिवीजन एंड फ्रूट्स एंड सीड को ग्रोथ दे रहा था। बट ये तीनों के अंदर जो ग्रोथ का पार्ट था प्लांट्स के लिए, यहाँ पे एब्सिसिक एसिड एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा उसका, कि विच प्रमोट ग्रोथ, ये तीनों प्रमोट कर रहे थे ग्रोथ को, बट एब्सिसिक एसिड से है वो क्या कर रहे हैं, उसको स्टॉप करेंगे, दे विल स्टॉप द ग्रोथ एंड कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग मतलब लीव्स को सूखा देंगे और फिर नीचे गिर जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज विल्टिंग ऑफ लीव। यहाँ पे देख सकते हो लीव्स आर वेरी ड्राई, यहाँ पे भी ड्राई है, इसके बाद थोड़े टाइम के बाद लीव्स है वो गिर जाते हैं। सो दिस the work of wilting or the function of wilting is done by abscisic acid. So there are the four hormones which we have studied. Okay, first one is auxin, second one is gibberellins,
थर्ड वन इज साइटोकिनिन एंड फोर्थ वन इज एब्सिसिक एसिड। तो ये सेशन के अंदर आपको growth of the plant dependent movement of the plant dependent on growth and independent of growth, वो दोनों टॉपिक प्रॉपरली याद होने चाहिए, एक पॉइंट्स पता होने चाहिए। हार्मोनल सिस्टम्स इन प्लांट्स के अंदर ये चारों हार्मोन्स के बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए एंड हार्मोन्स के फंक्शंस एंड क्या काम करते हैं, मतलब फंक्शंस वो पता होने चाहिए। ओके, सो दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल एंड यू हैव टू रिमेम्बर मोर थिंग्स। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पहली बार आपने ये सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा मे बी। ओके, आज तक आपने सिर्फ नर्वस सिस्टम पता है आपको, ठीक है, ये टच विनट प्लांट के बारे में पता है, बट ये काम कैसे करता है वो आपको कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, तो अब आपको ये चैप्टर के अंदर समझ में आएगा कि कैसे हमारा बॉडी फंक्शन करता है, कोई रिस्पॉन्स देता है, फिर कोई प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स देता है, क्यों ग्रोथ लाइट के तरफ होता है, क्यों वाटर रूट्स नीचे है ऊपर क्यों नहीं है। तो ये सब चीजें आपको अब पता चल गई होगी। Okay, and the next session will be the last session of this chapter. Okay, and it will be based on hormonal system in animals. So this chapter is very small, easy, so you have to keep on reading these types of chapter, तो ही आपको याद रहेगा, याद करके लिखा करो। And if you have any doubts, feel free to contact. Take care, thank you and have a great day.